हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं साइंस साला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो लाइट होती है उसके वेव नेचर को समझेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है किसी भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल की। दोस्तों, जो एक्सेलरेटेड कोई भी पार्टिकल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करता है अपने अंदर से लगातार घूमते हुए। इस चीज़ को हमने इससे पहले वाले पार्ट में जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें समझा था, और जो रदरफोर्ड थे वो अपने एटॉमिक मॉडल में कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जैसे कि एटम के अंदर का स्ट्रक्चर हो गया, उनके एनर्जी लेवल्स हो गए या उनकी सेल्स हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को आगे समझते हुए बोहर ने काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन दिए, जो कि कई सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे सब एटॉमिक लेवल पर या बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, उन्होंने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल एमिट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, उससे एटम पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि जो एक एटम होता है, यानी कि जो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है, वो दो नेचर में हो सकती है, यानी उसका नेचर वेव का भी हो सकता है और पार्टिकल का नेचर भी हो सकता है। ठीक है, जिसे हम डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर समझेंगे। ठीक है, कि किसी भी जो रेडिएशन होती है उसके दो नेचर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वेव नेचर को समझने वाले हैं। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले 1870 में जेम्स मैक्सवेल नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। इन्होंने एक रिलेशन बताया, जो हमारी चार्ज्ड बॉडीज़ होती हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज बॉडीज़, और उनसे एमिट होने वाली, उनसे निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनके बीच में। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, इसमें दो पार्ट पाए जाते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट इन्होंने बताया एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा इन्होंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसका जो वेव नेचर होता है, यानी कि अगर रेडिएशन या हम कह सकते हैं जो पार्टिकल है वो वेव की फॉर्म में अगर चल रहा है, वेव की फॉर्म में काम कर रहा है, तो वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। पहला कंपोनेंट उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को बताया और दूसरा कंपोनेंट उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बताया। ठीक है, और बताया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रही होती है या निकल रही होती है, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यानी हम बोलते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में या दिशा में जो रेडिएशन हो रही है वो आगे बढ़ रही है, वो क्या बोली जाती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि आगे की ओर बढ़ने की दिशा। तो इस डायरेक्शन में जो रेडिएशन होगी वो जा रही होगी, या जो वेव जो हो रही होगी वो आगे बढ़ रही होगी। अब इसके आगे बढ़ने के साथ साथ इसके दो कंपोनेंट जो होते हैं वो भी आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हमारी ये एक्स एक्सिस है, ये वाली कैसी है, एक्स एक्सिस जो है वो कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेट होने की डायरेक्शन है। और जो हमारी जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस पे हम देख रहे हैं क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये वाली जो डायरेक्शन है वाई, इसमें हम देख रहे हैं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो दोनों फील्ड दिए हुए हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इस तरीके से होंगे। अगर जो हमारा ये रेड वाला जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है, और ये वाला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हुए उस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये बताया जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में।
इससे कुछ रिजल्ट निकल कर आए जो उन्होंने अपने पोस्टुलेट के रूप में बताए, वो हम समझते हैं आगे। गाइस जो पहला पॉइंट इनके थ्योरी से निकल के आया है, जो जेम्स मैक्सवेल थे, उन्होंने बताया कि जो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसमें जो इसके कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरी बात जो बताई वो ये थी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इसके लिए आगे बढ़ने के लिए यानी प्रोपगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि जो हमारी साउंड वेव्स जो होती हैं या वाटर वेव्स जो होती हैं, उनके लिए एक मीडियम चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। जो आगे की ओर प्रोपगेट होती हैं, जो साउंड वेव होती हैं, वो क्या करती हैं, पार्टिकल्स का सहारा लेती हैं, ठीक है। एयर के जो पार्टिकल्स हैं या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके पार्टिकल्स हैं, उसके थ्रू ही वो क्या होती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी तरीके के मीडियम की को रिक्वायर नहीं करती है और ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है, पूरा खाली होता है, किसी भी तरीके के कोई पार्टिकल नहीं होते हैं, यानी जो हमारा स्पेस है। तो इसी तरीके से जो हमारी लाइट होती है, ठीक है, सूरज से हमारी पृथ्वी तक लाइट जो होती है वो इसी वजह से आ पाती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। और वो कोई भी मीडियम को मतलब नहीं चाहती, मतलब बिना किसी मीडियम के भी वो आगे की ओर ट्रेवल कर पाएगी। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये आया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये एक तरीके की नहीं होती, ये काफ़ी तरीके की हो सकती है, ठीक है। और इनमें क्या अंतर होगा, किस तरीके से एक दूसरे से अलग होंगी, वो इनकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा और इनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू, ठीक है, इनकी वजह से इनमें अंतर देखा जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरीके के ना होकर काफ़ी तरीके की होती हैं, जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। गाइस देखिए, अब हम आ गए हैं अपनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे। तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे रखी हैं, ठीक है, जिसमें ऊपर दी हुई है इसकी फ्रीक्वेंसी और नीचे दी हुई है इनका साइज यानी कि इनकी वेवलेंथ, जो कि मीटर में होती है। अब चूंकि इन रेज का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो मीटर में नापना उन्हें पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम उससे छोटी इकाई जो होती है काफ़ी, नैनोमीटर, उसको लेते हैं, ठीक है। तो जो वेवलेंथ होती है वो नैनोमीटर में हम काउंट करते हैं, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम हर्ट्ज में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो अब हम समझना है हमारे लिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी जो 10 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज से लेके 10⁻24 हर्ट्ज तक जाती है, ठीक है। तो शुरुआत होती है लॉन्ग रेडियो वेव से, फिर AM यानी कि जो रेडियो वेव्स हैं, FM, ये जो है लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं, ये स्मॉल रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। तो इधर की ओर हम जा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है लगातार, ठीक है। तो फिर माइक्रोवेव आएंगी, फिर IR आएगी यानी इंफ्रारेड, फिर आएगा विजिबल रेज जो हमारी आती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो आती हैं। उसके बाद आता है UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। फिर एक्स रेज आती हैं, फिर गामा रेज यानी जो कॉस्मिक रेज वगैरह होती हैं वो सब सारी आती हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज हो रही है। और जो हमारा वेवलेंथ है वो नीचे जाने पे देख रहे हैं हम कि लगातार डिक्रीज होती आ रही है। यहाँ पे 10⁸ थी, फिर 6 हो गई, फिर 4, फिर 2, 0, -2, -4 और ऐसे जाते जाते -16 तक पहुँच रही है। यानी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, हमारी जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज होती है। यानी कि जो हमारी क्या है वेवलेंथ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसके, ठीक है। तो इसी रिलेशन को हम समझेंगे और याद रखेंगे और हम जानेंगे कि वेवलेंथ किसे कहते हैं और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, विव की ओर क्या होता है, विव की ओर। ये हम क्या बोलते हैं, 7 रंग हैं हमारे कलर, ठीक है, जो हमारे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में आते हैं। हम लोगों ने 10th में से अच्छे से समझ रखा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
ठीक है। तो इसकी दोस्तों जो हमारा जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है उसकी अगर हम वेव बनाएं, वेव की फॉर्म बनाएं तो कैसी होगी दोस्तों, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने इस तरीके से आपके लिए एक रे बनाई, ठीक है, ठीक है, ये है एक वेव है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो रेज हैं, मतलब सॉरी वेव है जो, वो काफ़ी ज़्यादा पास पास हैं, एक दूसरे के काफ़ी पास पास हैं। और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये जो वेव है वो काफ़ी एक दूसरे से दूर होती आ रही हैं। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, ये बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये जो वेवलेंथ, ये जो दूरी है ना, ये इसे हम नैनोमीटर में काउंट करते हैं वेवलेंथ के लिए। तो ये जो दूरी होती है क्या कहलाती है, लैम्डा, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक मैं बनाता हूँ, वेव बनाता हूँ रेड कलर की, ठीक है, ठीक है। तो वह रेड कलर की हम बोलते हैं वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ हो गई ये, ठीक है। और अगर ब्लू कलर की मैं आपको वेवलेंथ बनाऊँ तो सबसे कम होती है। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कुछ ऐसी होगी, ब्लू कलर की वेवलेंथ जो होगी वो कुछ ऐसी होगी। यानी कि उनकी ये वेव्स की ये जो दूरी है ना, ये वाली, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी। तो हम कहते हैं कि वेव की जो रेड कलर होता है वो हमारे पास सबसे जल्दी आ जाता है। तो ये वेवलेंथ ये ज़्यादा होने की वजह से जो कलर की जिस कलर की लाइट होती है वो हमारे पास सबसे जल्दी पहुंचती है। और ये अगर चीज़ें पास कर दें तो इन्हें हमारे पास आने में समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए कि वेवलेंथ किसे कहते हैं। अब हमने जाना था कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोस्तों एक दूसरे की अपोजिट थी। तो देखिए जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, रेड कलर की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी ये जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड के अंदर जो कितनी वेव्स एक पॉइंट को क्रॉस करती हैं वो क्या बोली जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। तो ये चीज़ आगे जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी घट रही है। ठीक है, और इधर की ओर अगर हम मूव करें तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी सटी हुई हैं। ठीक है, इनके जो ऑसिलेशंस हैं वो एक दूसरे के काफ़ी बहुत ज़्यादा पास में हैं और यहाँ पे जो इनकी डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कुछ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम हमारा होता है। यहाँ पर UV और IR के बीच का जो स्पेक्ट्रम है वो हमारा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें हमारे 7 रंग आते हैं। ठीक है, जिनकी वेवलेंथ जो होती है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच की होती है। ठीक है, तो कभी वेवलेंथ अगर आपको समझनी हो तो उसके लिए मतलब याद ना करके मतलब समझना ज़रूरी है कि वेवलेंथ एक्चुअली वेव में कहाँ होती है। वेवलेंथ जो होती है वो ये जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है। ठीक है, तो रेड कलर की ये चीज़ सबसे ज़्यादा होती है, इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, इसीलिए रेड कलर हमारे पास सबसे ज़्यादा जल्दी पहुँच जाता है। ठीक है, और ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो ये है कुछ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इतने तरीके की होती हैं। ये हमारा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रेगुलर वीडियोस के लिए हमारे चैनल साइंसशाला को सब्सक्राइब करें। इसके अगले पार्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को समझेंगे। ठीक है, वो इससे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो थोड़ा सा बेसिक सी बात थी। तो उस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें। मैं मिलूंगा हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।